यह 4 जुलाई 1969 की रात थी। लगभग 9:45 बजे जब 16 साल के डेविड फार्डे, उनकी डेट बेटी लू जेनसन और उनके दोस्त माइकल मेजियू एक रात के लिए लेक हेरमन रोड पर वैलेजो, कैलिफोर्निया में फायरवर्क्स देखने के बाद वापस लौट रहे थे। रोड खाली था, लेकिन कुछ फैले हुए कारें अभी भी 4 जुलाई की पार्टी में शामिल थीं। डेविड ड्राइवर होने के नाते एक फ्लैट टायर को ठीक करने के लिए रुका, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक युवक तेजी से उभर आया था। वह एक गन और एक डरावनी मुस्कान वाला युवक था। उसने गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं और भ्रम में डेविड फार्डे एक पूल में खून में लेट गया। गाड़ी अब गोलियों से भरी हुई थी और इसे सड़क के किनारे छोड़ दिया गया था। अंदर खून और कचरा फैल गया था। गोलियों की आवाज अभी भी रात के हवा में गूंथी हुई थी और गनपाउडर की गंध भारी थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। माइकल मेजियू, भयभीत लेकिन जीवित, गाड़ी से बाहर निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास किया। अंधकार ने शवों के चिल्लाने को भूल गया जो सड़क पर मर रहे थे। दूर दूर तक फायरवर्क्स की हल्की आवाज रात के आकाश को रोशन कर रही थी, जो इस हिंसा के बारे में अनजान थी। जिस व्यक्ति ने युवा प्रेमियों के दिलों में डर पैदा किया था, बाद में उसे मध्य 20 से मध्य 30 की उम्र का बताया गया, लगभग 5'8" लंबा, पतला और एक विशिष्ट मूंछ वाला। वह एक बटन डाउन शर्ट और एक जीन्स पहने हुए था और एक गन उसके पास लटकी हुई थी। हत्यारे की आंखें एक अजीबोगरीब तीव्रता से चमक रही थीं, जैसे कि वह अपने शिकार के डर में एक विकृत आनंद ले रहा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, जिससे कोई विशेषता निर्धारित नहीं की जा सकी। वह रात के अंधकार में एक चमेली की तरह मिल गया था, जो आसानी से छायाओं में मिल गया था। गोलियां चलने के दौरान माइकल मेजियू ने टायरों की स्क्रीचिंग और पैरों की चप्पलता की आवाज सुनी, जो दूर दूर तक जा रही थी। हत्यारा एक पल में गायब हो गया, जिससे विनाश और भय का एक ट्रेल छोड़ गया। शेष आवाज केवल पत्तियों की रगड़ने और दूर दूर तक क्रिकेट की ध्वनि थी, जैसे कि रात आगे बढ़ रही थी। माइकल, अभी भी भयभीत, एक नजदीकी घर तक चला गया और मदद के लिए चिल्लाया। निवासी उनकी भयभीत चीखों को सुनकर जल्द ही पुलिस को शूटिंग की रिपोर्ट करने के लिए कॉल किया। अब आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम दिन भर नए केस पोस्ट करते हैं। मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाने दें, जो एक रहस्यमय जाल को उजागर करेगा और जांचकर्ताओं को उत्तरी कैलिफोर्निया में एक विलक्षण चीता की ओर ले जाएगा। मुझे आपको 1966 के गर्मियों के मौसम में वापस ले जाने दें, जब एक श्रृंखला की घटनाएं शुरू हुईं जो अनजाने में लग रही थीं। लोगों को लूटा और आतंकित किया गया, और पुलिस के पास अपराध की लहर को रोकने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। जिस जोकर ने बाद में ज़ोडिक नाम प्राप्त किया, वह अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया था। उत्तरी कैलिफोर्निया के लोगों को पता नहीं था कि वे एक लंबी और भयानक यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। ये मामले का केंद्रीय व्यक्ति एक आदमी है जिसका नाम आर्थर ली अलेन है, जो ज़ोडियाक किलर के सबसे सक्रिय अवधि के समय में 32 वर्ष का था और वह कैलिफोर्निया के वैलेजो में रहता था। अलेन की नौकरी एक स्कूल टीचर थी और इस तरह वह अपने समुदाय का एक सम्मानित सदस्य था। उनके परिवार का जीवन जटिल है क्योंकि वह तलाकशुदा था, लेकिन अपनी मां के साथ एक करीबी संबंध बनाए रखने का प्रयास करता था। अलेन की व्यक्तित्व को चार्मिंग और आकर्षक के रूप में वर्णित किया गया है, जो बाद में उनके उन लोगों के साथ अपने संबंधों में इस्तेमाल किया जाएगा जो उनके शिकार बनेंगे। उनकी आकर्षण ने उन्हें अपने छोटे से शहर में एक पसंदीदा उपस्थिति बना दी। एक स्कूल टीचर के रूप में आर्थर ली अलेन का दैनिक जीवन पर्याप्त रूप से सामान्य दिखता था,
लेकिन सतह के नीचे वह एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। वह एक स्थानीय उच्च विद्यालय में इतिहास और गिन कक्षा पढ़ाता था और उनके छात्रों को लगता था कि उनके पास उनके कक्षा में रहना अच्छा है। उनके काम के अलावा अलेन को स्थानीय सिनेमा में अक्सर देखा जाता था और उनकी गनों के प्रति एक आकर्षण था। हालांकि यह शौक उनके समुदाय के कई लोगों के लिए एक सामान्य रुचि थी। उनकी सामाजिक जिंदगी मध्यम सक्रिय थी, जिसमें उनके काम और परिवार के चारों ओर उनके संबंधित थे। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि अलेन की सामाजिक जिंदगी पुरुषों के चारों ओर घूमती थी, जो उनके व्यक्तित्व का एक विशेष पहलू है। आर्थर ली अलेन की आकर्षक व्यक्तित्व के गुणों ने उन्हें एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने समुदाय में एक सेंस ऑफ बेलोंगिंग खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनकी आकर्षण और चार्म ने लोगों को उनकी ओर आकर्षित किया, जो अक्सर अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत विवरण साझा करते थे। अलेन की दूसरों के साथ संबंध बनाने की क्षमता अनुमानित थी और वह लोगों के साथ वास्तविक रुचि दिखाते थे। हालांकि उनकी गनों और हिंसा के प्रति उनकी आकर्षण और उनके पत्रों में इसके बारे में लिखने की उनकी आदत के बीच का अंतर दिखाई देता है। उनकी आकर्षक बाहरी परत इसलिए एक मुखौटा हो सकती है। अलेन के संबंध उनके समुदाय के लोगों के चारों ओर केंद्रित थे, जिसमें उनके साथी छात्र और स्थानीय उच्च विद्यालय के छात्र शामिल थे। एक व्यक्ति ने बताया कि वह अलेन पर विश्वास करता था, जो बाद में ज़ोडियाक किलर की जांच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एक स्थानीय पुलिस अधिकारी बन गया। हालांकि अन्य जानते हुए भी कि अलेन के चारों ओर असहज महसूस होता है, जो अलेन के व्यक्तित्व की जटिलता को दर्शाता है। उनके संबंधों की वास्तविक गतिविधियों की जटिलता को समझना मुश्किल है, लेकिन यह स्पष्ट है कि अलेन की आकर्षण और चार्म ने दूसरों के साथ संबंध बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन अगर अलेन की आकर्षण केवल एक चालाकी होती है तो क्या होगा? ज़ोडियाक किलर के पहले रिपोर्ट किए गए घटना के महीनों से पहले समुदाय में एक बढ़ती हुई असहजता का एहसास हुआ। एक अनजान व्यक्ति के बारे में अफवाहें फैल रही थीं, लेकिन कोई भी अलेन को एक संदिग्ध के रूप में नहीं देखता था। अलेन का व्यवहार इस समय में अधिक वापस और अपने दोस्तों और जानते हुए भी अलग हो गया, जो उनके प्रति असहज महसूस करते थे। उनकी गनों और हिंसा के प्रति उनकी आकर्षण और उनकी आदतें केवल बढ़ गईं, जो उनके जानते हुए भी उन्हें संदिग्ध बनाती हैं। इस बीच स्थानीय पुलिस बल ने अपने समुदाय में किसी भी संभावित खतरे की ओर ध्यान नहीं दिया। अलेन को एक अंधेरी गुप्त रखा गया था, जो केवल वर्षों बाद उजागर हुआ था। एक साथी छात्र ने महसूस किया कि कुछ असामान्य है, लेकिन उनकी चिंताएं उस समय के लिए अधिकांशतः अनदेखी की गई थीं। दूसरे जानते हुए भी ने अलेन को अजीब वस्तुओं का। वह एक ठंडी शीतकालीन रात थी, 30 दिसंबर 1968 वैलेजो कैलिफोर्निया में। आसमान पर एक गहरी धुंधलाहट थी, जिससे दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। सड़कें शांत थीं, सिवाय कुछ कारों के गुजरने के शोर से या एक अकेले पैदल यात्री के घर जाने के लिए जल्दी करने के शोर से। तापमान 48 डिग्री तक गिर गया था और उत्तर से एक हल्की हवा चल रही थी। यह एक सामान्य रात थी एक सामान्य शहर में, जो आने वाले घटनाओं को और भी चौंकाने वाला बना देती थी। उस दिन का दिन डेविड फाराडे और बेटी लू जेनसन के लिए सामान्य था, 2 हाई स्कूल के प्रेमी जिन्होंने इस शीतकालीन शाम के लिए एक ड्राइव करने का फैसला किया था। वे 1 साल से कम समय से डेटिंग कर रहे थे, लेकिन उनके प्रति एक सच्चा प्यार था और उनकी दोस्ती गहरी जड़ें थी। उन्होंने दोपहर में एक हाई स्कूल पार्टी में जाने के बाद उन्होंने लेक हेरमन रोड के साथ एक ड्राइव करने का फैसला किया,
जो एक सुंदर दृश्य प्रदान करता है जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को दिखाता है। जब सूरज धीरे धीरे ढलाने लगा तो उन्होंने अपनी कार की ओर बढ़ने का फैसला किया, जो झील के किनारे पार्क की गई थी। उन्होंने अगले दिन एक चर्च सेवा में जाने का प्लान बनाया था। उनका प्लान था कि वे बेटी के घर वापस जाएंगे, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हुआ। जब वे अपनी कार के पास पहुंचे तो एक आकार निकला हुआ था, जो काले हुड के साथ एक सफेद शर्ट और 2 ग्लव्स पहने हुए था। आकार ने ड्राइवर की ओर खोली और डेविड फाराडे को पीछे के सिर के पीछे गोली मार दी, जिससे वह तुरंत मृत हो गया। फिर हत्यारे ने अपना ध्यान बेटी लू जेनसन पर लगाया और उसे 5 गोलियां मारी, जिनमें से 3 उसके पीछे और 2 उसके सिर में लगीं। हत्यारे ने फिर से दृश्य छोड़ दिया, जिससे 2 युवा प्रेमियों का भाग्य उनके हाथों में छोड़ दिया। जो इस अपराध को इतना भयंकर बनाता है वह यह है कि हत्यारे ने समय लिया और अपना नाम छोड़ दिया, जिससे एक क्रिप्टिक संदेश बन गया जो अमेरिकी सच्ची अपराध इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। साइन रीड रेडियन बटा फैंटम किलर। लेकिन यह दूसरा संदेश अभी भी हमें आज तक परेशान करता है। प्रसिद्ध मैं ज़ोडियाक किलर हूँ, साइन, जो हत्यारे की पहचान का एक प्रतीक बन गया है। यह आत्मविश्वासी कार्य ने जांचकर्ताओं को एक जंगली गाय की दौड़ में ले जाया जो उन्होंने हत्यारे द्वारा छोड़े गए कोड और संदेशों को व्याख्या करने की कोशिश की। ज़ोडियाक किलर ने अपना पहला शिकार बनाया है और यह केवल 1 वर्षों के आतंक की शुरुआत थी। पुलिस ने जब पहली बार ज़ोडियाक किलर के पत्रों और रहस्यमय संदेशों का जवाब दिया तो उन्हें स्थिति को संभालने के तरीके के बारे में सुनिश्चित नहीं था। यह नहीं पता था कि जब तक एक कोडित संदेश सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया था, तब तक जांचकर्ताओं ने मामले को गंभीरता से लेना शुरू किया। अखबार ने हालांकि कोड नहीं प्रकाशित किए, जिसे एक मजाक माना गया था। यह निर्णय बाद में एक हत्यारे के आंदोलनों को ट्रैक करने के अवसर के रूप में विवादित हो गया। इस बीच पुलिस विभाग ने जानकारी इकट्ठा करने और सुरागों का पालन करने पर अपना प्राथमिक ध्यान केंद्रित किया। जो सबूत बदलने वाला था वह था 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया प्रसिद्ध 340 चरित्र संदेश। महीनों के काम के बाद एक क्रिप्टोग्राफर ने अंततः कोड को तोड़ दिया, जिससे एक विचित्र संदेश का खुलासा हुआ जिसमें हत्याओं की एक श्रृंखला का वर्णन किया गया था। संदेश की प्रामाणिकता बाद में पुष्टि की गई और कोड को उच्च गुणवत्ता का माना गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ज़ोडियाक किलर अत्यधिक बुद्धिमान था। यह प्रगति ने जांचकर्ताओं को पिछले सुरागों का फिर से मूल्यांकन करने और एक संदिग्ध की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया जो विशेष रूप से कोडिंग कौशल के साथ था। ज़ोडियाक किलर ने हर बार पुलिस को चुनौती दी है। ज़ोडियाक किलर के मामले में मुख्य संदिग्ध कई थे, लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष रूप से खड़े थे। सबसे प्रमुख संदिग्ध आर्थर ली एलन थे, एक दोषी से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाला और जाना जाने वाला एक सीरियल अपराधी। एलन का व्यवहार और जीवन शैली ज़ोडियाक किलर के समान थी और उन्हें 1972 में एक टास्क फोर्स द्वारा एक संदिग्ध के रूप में पहचाना गया था। दूसरा महत्वपूर्ण संदिग्ध रिचर्ड गायकोस्की था, एक सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल का पत्रकार जिसने कोड का उपयोग किया था और जिसके पास मामले के साथ एक आकर्षण का इतिहास था। जांच जारी रहने के साथ अन्य संदिग्ध उभरे, लेकिन किसी को भी अपराधों से जोड़ा नहीं गया। जो लाल बत्ती जो महीनों की जांच को बर्बाद कर दिया।